हाय एवरीवन। अगला जो पार्ट हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप हमारे पास तीन तरीके की कंपनी होती है। इनफैक्ट अगर हम आगे जाके देखेंगे सेक्शन 3 बोलता है कि आप तीन तरीके से ही कंपनी बना सकते हो। सो आइडियली कंपनीज एक्ट में जो हमारी कंपनीज बनती है ना, वो इन्हीं तीन तरीके से बनती है। ईदर इट्स गोइंग टू बी अ पब्लिक कंपनी, और इट्स गोइंग टू बी अ प्राइवेट कंपनी, और इट्स गोइंग टू बी अ वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होगी भाई? पब्लिक कंपनी में पब्लिक होगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए होते हैं? कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी में कितने लोग चाहिए होते हैं? कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ओपीसी में कितने होते हैं मैम? एक। और मैक्सिमम मैक्सिमम भी एक। नाम ही उसका सजेस्ट करता है यार, वन पर्सन कंपनी है, एक ही बंदे के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है। एंड क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, क्या उसमें यूनिक फीचर्स होते हैं, वन पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, सब चीज धीरे धीरे करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ऑफकोर्स दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव रेड बिफोर, है ना। तो आप पहले इसको पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको बहुत इन डेप्थ चीज़ें नहीं बताऊंगी। इन डेप्थ चीज़ें का नहीं बताऊंगी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पॉइंट मिस करूंगी। पॉइंट्स आपको सारे बताऊंगी, बस हर एक का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू नो बिफोर, है ना। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी की अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं, तो प्राइवेट कंपनी बोलती है ये एक ऐसी कंपनी है विच हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, एंड इसके आर्टिकल्स में होती हैं तीन चीजें, which by its articles. So private company means a company having minimum paid up capital as prescribed, and which by its articles restricts, limits and prohibits. ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। ये तीन चीजें हर एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में होती है। जब भी एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी बनाना चाहती है, तो उसको अपने आर्टिकल्स में से ये तीन चीजें हटानी पड़ती हैं। ये तीन रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन को हटाना पड़ता है, और तब ये प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? एक पब्लिक कंपनी बन सकती है। ठीक है। या एक पब्लिक कंपनी को जब हम प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, तो पब्लिक कंपनी अपने आर्टिकल्स में इन तीन चीजों को ऐड करती है। इट एड्स द रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन, एंड देयर आफ्टर इट कैन बिकम द प्राइवेट कंपनी। मैम क्या होता है ये रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन? बिकॉज ये एक प्राइवेट कंपनी है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइवेट स्पेस, राइट। एक प्राइवेट पार्टी में क्या आप इंक्लूड कर सकते हो? शाहरुख खान ने पार्टी थ्रो की, मुझे तो बड़ी पसंद है यार। मुझे तो शाहरुख खान बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। भाई उनकी प्राइवेट पार्टी है, यू कैन नॉट एंटर इन टू दैट पार्टी। शाहरुख खान का एक कॉन्सर्ट चल रहा है, मैं पासेस लेके जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हूँ। हाउ कैन आई गो? बिकॉज दैट इज अ पब्लिक इवेंट वेयर एनी वन एंड एवरी वन इज इन्वाइटेड। हाँ, उसमें जाने का तरीका क्या है? मे बी ओपन कॉन्सर्ट है, एनी वन कैन गो, राइट। कोई भी दिक्कत नहीं है। बट एक प्राइवेट स्पेस में आई कैन नॉट इंट्रूड ना। तो यहाँ पे भी एक प्राइवेट कंपनी में आप ऐसे ही इंट्रूड नहीं हो सकते हो। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। मान लो एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, जिसके लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, उन 2 लोगों ने, सीता गीता वॉट एवर वी से, इन दोनों ने क्या की? एक प्राइवेट कंपनी बनाई। ठीक है। इन दोनों ने क्यों प्राइवेट कंपनी बनाई? बिकॉज दे वो वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे वर्क टुगेदर। मतलब उनको अच्छा लगता था, कंफर्टेबल था, एक दूसरे को जानते समझते थे, इसलिए उन्होंने बनाई। अब गीता ने क्या किया? अपने शेयर्स उठा के किसी को ट्रांसफर कर दिए, किसी को भी। अगर मान लो ABC, आप किसी एरे गहरे को ट्रांसफर कर दो, और ये उठ के आ गया सीता के पास, और इसने बोला यार आज से आई एम द काउंटर पार्ट, मैं दूसरा शेयर होल्डर हूं, हम लोग मिलके डिसीजन लेंगे। उसको नहीं जमता। शी कैन नॉट टेक डिसीजन विद यू, शी डजंट नो यू। तो क्या ऐसा अलाउड होना चाहिए? द आंसर इज नो। बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट स्पेस, कोई भी ऐसे ही इंट्रूड नहीं कर सकता। मैम ये तो गीता की मर्जी थी, गीता ने अपने शेयर्स उठा के दिए। देखो, आप कभी भी शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मैं इस कंपनी की शेयर होल्डर हूं, आप, मुझे इस कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं टाइम दे पा रही हूँ या प्रॉफिटेबल वेंचर है, आई कैन सेल माई शेयर्स टू समवन एल्स, आई कैन ट्रांसफर माई शेयर्स टू समवन एल्स, इवन इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। इनफैक्ट कंसेंट लगती है और लोगों की।
और तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप ये शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, और पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई भी किसी को भी तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो एक एक क्लिक पे हजारों लाखों ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कंपनी को तो पता भी नहीं यार उनके शेयर होल्डर है कौन, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, दे हैव अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो हर प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल्स में लिखना पड़ता है दैट वी रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फाइन मैम, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी के बारे में लिख रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में लिख रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज पिक अप अ कॉपी एंड पेन, राइट, और आप भी लिखिए। प्राइवेट कंपनी में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने, दूसरा पॉइंट लिखा बाय इट्स आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल्स द्वारा क्या करते हैं, बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफरेबिलिटी, पूरा ही लिख देती हूँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या, बाय इट्स आर्टिकल्स के दो और पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए ए बी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, नाम से ही हमें सजेस्ट कर रहा है ए बी प्राइवेट लिमिटेड। हर प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे क्या सफिक्स ऐड करती है, प्राइवेट लिमिटेड। आई गिव यू अ होल लिस्ट ऑफ सफिक्स दैट इज एडेड टू व्हाट टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ए बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब हमें लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती है ना वो बड़ी छोटी कंपनीज होती हैं, गलत है, हमारा मिथ है। फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, दे स्टिल डोंट वांट टू गो पब्लिक, दे आर अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी हो सकती है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बड़ी सी प्राइवेट कंपनी है, धीरे धीरे बड़ी हो गई है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वो चाहती हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के काम के लिए उनको इंसेंटिव दें, उनको शेयर होल्डिंग दें। जैसे स्कीम्स होती है ना हमारे पास एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, तो हमने ऐसा कुछ एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया कि वो क्या करें, इसमें रहेंगे ना, अगर उनके पास भी शेयर होल्डिंग रहेगी तो एक अलग तरीके का मोटिवेशन और इंसेंटिव उनको मिलता है टू वर्क एंड ग्रो दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो हम उनको इक्विटी पार्टिसिपेशन भी देना चाहते हैं एज एन इंसेंटिव। अब क्या करें, हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं 150, हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं 150, और इस कंपनी में ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं, ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं वो हैं 60। अगर 60 मेंबर्स हैं, 150 और एम्प्लॉय को हम शेयर्स दे देंगे तो दिस अमाउंट्स टू 210। और एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो ही नहीं सकते हैं, 200 की लिमिट है हमारे पास, 200 की लिमिट है हमारे पास, देयर कैन नॉट बी मोर देन 200 मेंबर्स। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, नहीं कर सकते ऐसा। आपको लगता है ना कि जेन्युइन होगा यार, प्राइवेट कंपनीज में भी एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, इट्स ऑपरेटिंग एट अ बिगर लेवल। तो एम्प्लॉयज को तो अक्सर ये चीजें दी जाती है मैम, अगर एम्प्लॉयज को हम ऐसा करेंगे तो फिर ये तो इक्विटी पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज को लोग कभी दे ही नहीं पाएंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बड़ा जबरदस्त एक्सक्लूजन किया। कैसा एक्सक्लूजन मैम, प्रोवाइडेड दैट persons who are in the employment of the company, जो persons employment of the company में हैं shall not be included in the number of members, उनको हम number of members में include ही नहीं करेंगे। मतलब अगर अगर इस situation में 150 employees को मिल भी जाता है shares, still the number of members for this purpose, only for this purpose, only for the limit of 200, these will not be counted, और only 60 को काउंट किया जाएगा। मतलब माना जाएगा कि इस कंपनी ने अपने लिमिट के अंदर शेयर्स या मेंबर्स रखे हैं। ठीक है क्या मैम, वेल एम्प्लॉय गेट वोटिंग राइट, हाँ
will employee get dividend? हाँ, it's just that they will not be counted in the limit of 200 for this clause. बस इसलिए ये काउंट नहीं होंगे, दैट्स इट। अदरवाइज ये एज इट इज मेंबर्स ही रहेंगे हमारी कंपनी के, एम्प्लॉयज मेंबर्स ही रहेंगे हमारी कंपनी के। मैम कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि ठीक है ये 150 एम्प्लॉयज हैं, इसमें से 20 एम्प्लॉयज लेफ्ट द कंपनी, छोड़ के चले गए। यार बहुत तेज स्विचिंग होती है कॉर्पोरेट्स में तो, दुनिया में हमारा क्या है, 6 का पैकेज हमने स्विच किया, 18 का पैकेज फिर स्विच किया, 24 का पैकेज, 24 लाख, हाँ ठीक है, नहीं अभी करोड़ में नहीं जाते राइट। तो ऐसे हमारी क्या हो रही है, स्विचिंग हो रही है। तो इतनी जल्दी एम्प्लॉय स्विच करते हैं, तो आज तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय थे, कल छोड़ के चले गए तो क्या करें। तो मतलब अब इन 20 को हमें काउंट करना पड़ेगा, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा मैम। हर दिन हमारे मेंबर्स बदलते जाएंगे, हमने तो 150 एम्प्लॉय समझ के दिया था, तो वेल विद इन लिमिट था, वो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए 20 एम्प्लॉय, अब उनको हमें काउंट करना पड़ेगा, तो मतलब अब क्या 80 हो गए। ना 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 ना, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट लॉ दिस मच, ऑलरेडी लॉ काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अब और कितना कॉम्प्लिकेट करना है ना। तो ये लोग क्या कहलाएंगे, they will still be excluded from the limit of 200, right? Even if employee leave the company thereafter and become former employees, former मतलब पुराने, ex बन जाते हैं, former employees, they will still be excluded from the limit of 200, ठीक है, फाइन। तो 200 की लिमिट के लिए हमें ये चीज़ें याद रखनी है। अब एक और एस्पेक्ट है, क्या एस्पेक्ट है मैम, हमारे पास ये 2 शेयर होल्डर्स हैं, 2 शेयर होल्डर्स हैं मतलब कौन मैम, एक कंपनी है ए बी प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास 199 मेंबर्स हैं, 199 मेंबर्स हैं, ओके। नाउ ये एक हस्बैंड, ये एक वाइफ, 7 फेरे लिए थे, तो वादा किया था कि जन्म जन्म का साथ निभाएंगे, आप मेरे बिना कैसे किसी कंपनी के मेंबर बन जाओगे, मेंबर बनेंगे तो दोनों साथ में बनेंगे, नहीं तो कोई नहीं बनेगा। जैसे हम प्रॉपर्टीज वगैरह होल्ड करते हैं ना, एक कोई घर है तो इट इज़ अ जॉइंट प्रॉपर्टी, इट इज़ बोथ इन नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ऑफन होता है हमारे इंडिया में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है राइट। तो यहाँ पे इन्होंने भी डिसाइड किया कि हमें एक शेयर खरीदना है इस पर्टिकुलर कंपनी का, पर हम क्या करेंगे, हम ये दोनों मिलके शेयर खरीदेंगे। तो शेयर एक है, 1 शेयर, बट मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स 2 हो गए, और 199 मेंबर्स ऑलरेडी इस कंपनी में हैं, और एक लिमिट डली हुई है 200 की, कि अप टू 200 हो सकते हैं, अप टू 200 हो सकते हैं, 200 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अगर इन 2 मेंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 201 हो जाएगा, 201 हो जाएगा, जो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा दिस पर्टिकुलर सेक्शन का। तो अब क्या किया जाए मैम, शेयर तो एक ही है ना, शेयर तो एक ही है ना, दे आर जॉइंटली होल्डिंग द शेयर्स। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर 10 शेयर है तो 10 शेयर होगा और 10 मेंबर हो गए ना बेटा, दे आर जॉइंटली होल्डिंग द शेयर्स, they are jointly holding the shares, joint holders are counted as one single member। अगर इसमें से ऐसा होता कि 5 शेयर आप होल्ड कर रहे हो, अरे 5 शेयर आप होल्ड कर रहे हो, 5 शेयर आप होल्ड कर रहे हो, तो आप 2 अलग अलग मेंबर्स होते, बट बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑल दीज 10 शेयर्स जॉइंटली, देन यू विल बी काउंटेड एज 1 मेंबर ओनली। तो यहाँ पे मेंबर्स 2 नहीं, मेंबर 1 है, और ये 1 है, सो इट इज वेल विद इन द लिमिट ऑफ 200, फाइन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज,
company limits the number of its members to 200 provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member. तो joint holders are counted as a single member. पहला point, provided further that persons who are in the employment of the company, वो बंदे जो company के employee होते हैं, and persons who have been formerly in employment of the company were members of the company while in that employment. मतलब वो member बने थे जब वो employment में थे, but they have continued to be the members. आज भी वो holding रखा है उन्होंने, share holding रखा है, but employment has ceased. Employment खत्म हो चुका है. After the employment, they shall not be included in the number of members. ठीक है. तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट ये था कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड इसके आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. इस 200 की लिमिट में हम एम्प्लॉय और फॉर्मर एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते हैं. फॉर्मर एम्प्लॉयज हैव एक्वायर्ड शेयर्स और मेंबरशिप व्हेन दे वर इन एम्प्लॉयमेंट एंड नाउ देयर एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड. और जॉइंट होल्डर्स को हम सिंगल मेंबर की तरह काउंट करते हैं. नेक्स्ट, prohibit any invitation to public to subscribe to any securities of the company. Prohibits to invite public to subscribe to securities. आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते. मतलब एक प्राइवेट कंपनी को अगर कभी भी अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी है, सिक्योरिटीज इज अ मच वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स शेयर्स, विच इंक्लूड्स डिबेंचर्स, विच इंक्लूड्स बॉन्ड्स, विच इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, विच इंक्लूड्स डेराइवेटिव्स. बहुत सारी चीज़ें आती हैं विच यू हैव रेड बिफोर इवन इफ यू डोंट रिमेंबर. पर अपने सिक्योरिटीज़ के बारे में पहले पढ़ा हुआ है. सिक्योरिटीज़ अगर कभी भी इशू करनी है, सिक्योरिटीज़ हम क्यों इशू करते हैं? फंड रेजिंग करने के लिए, है ना. तो हमको पैसे चाहिए, हम बैंक के पास जा सकते हैं, हम अपने मेंबर्स के पास जा सकते हैं, हम कुछ क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कुछ नोन लोगों के पास जा सकते हैं, हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, हम इन लोगों के पास जा सकते हैं, पर कभी भी हम जनता के पास नहीं जा सकते. वी कैन नॉट गो टू पब्लिक एंड आस्क फॉर मनी. ठीक है. तो हम कभी भी जनता को इनवाइट नहीं कर सकते. एक पब्लिक ऑफर जिसको हम बोलते हैं वो एक प्राइवेट कंपनी कभी भी नहीं दे सकती है. ठीक है. अ प्राइवेट कंपनी कैन नेवर मेक अ पब्लिक ऑफर. फाइन मैम. और क्या बात है मैम? प्राइवेट कंपनी के केस में अगर मैं बात करूं तो और क्या चीज है? क्या मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ प्रिस्क्राइब्ड है? द आंसर इज नो. लिखा है सेक्शन में कि कंपनी इज गोइंग टू हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बट नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड. कुछ लिखा ही नहीं है. तो तब तक कुछ नहीं लिखा है तो मतलब मैम कुछ भी कैपिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फाइन. ठीक है मैम. बट 10 रुपये तो होता है. ठीक है. सो नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2. ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है. इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो वहां पे एक मेंबर होता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200. इट इज गोइंग टू एक्सक्लूड द प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स एंड erstwhile एम्प्लॉय कम मेंबर्स. फाइन. Right to transfer of shares restricted. Prohibition on invitation to subscribe to securities of the company. Small company is a private company that we already see in the definition of small company. तो section 2 clause 85 में एक तरीके की कंपनी हम पढ़ते हैं which is small company. और ये भी एक प्राइवेट कंपनी होती है. ओपीसी सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है एंड एक प्राइवेट कंपनी नीड टू हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स. अगर मैं डायरेक्टरशिप की बात कर रही हूँ, directorship in case of private company, in case of public company and in case of OPC. Minimum, maximum. Minimum 2, maximum 15. Minimum 3, maximum 15. Minimum 1, maximum 15. This limit of 15 can still be enhanced by passing SR. That you'll read later. ठीक है.
आगे बढ़े, वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी का हमारा सेक्शन जो होता है 2 क्लॉज 68, प्राइवेट 68। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा सेक्शन नंबर्स हमें याद हो पाए उतना बेहतर होगा। फाइन, नाउ मूविंग टू पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी से बहुत इजी है। इसमें तो बहुत सारी चीजें, एंगल्स पढ़ने पड़े थे और याद करने पड़े थे ना। इसमें तो क्या है, पब्लिक कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, खत्म बात, बस इतना ही है। इसमें भी वही बात लिखी है कि इट इज गोइंग टू हैव मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब। क्या कुछ प्रिस्क्राइब्ड है? कुछ प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है। तो कुछ भी यहाँ पे भी प्रिस्क्राइब नहीं, कितने भी अमाउंट से मैम प्राइवेट कंपनी खोल सकते, कितना भी पेड अप कैपिटल होगा चलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बड़ी सी बड़ी कंपनी बनाने के लिए हमें पैसा नहीं, बड़ा आइडिया चाहिए, है ना। तो आप बड़ा आइडिया लेके आओ, बहुत सारे पैसे आप नहीं भी लगाओगे कंपनी में चलेगा, आपके पास बहुत बड़ा आइडिया है, आपको बैंक लोन दे देती है, कभी कभी फंडिंग हो जाती है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आप 4 लाख 5 लाख लगा दोगे तभी आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी, नहीं, हमें ऐसे पैसा ब्लॉक करना ही नहीं है। तो कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी प्रिस्क्राइब नहीं है, बाद में प्रिस्क्राइब हो सकता है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पहला। इन विच शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है मैम, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कम, अरे रे रे, ये क्या बात आई? ये आई बात सब्सिडियरी की। और जब बात आती है सब्सिडियरी की तो पहले सब्सिडियरी तो पढ़ना पड़ेगा ना। कितना भी आपने पढ़ा हुआ हो चीज़ों को, पहले मेरा फर्ज है आपको स्क्रैच से बताना और पढ़ाना व्हेन इट इज इन योर सिलेबस। तो भाई क्या होती है एक सब्सिडियरी कंपनी? क्या होती है एक सब्सिडियरी कंपनी? ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसको धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी का जो कंसेप्ट है ना, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। इफ आई से आई एम अ मदर, आई विल हैव अ करस्पॉन्डिंग चाइल्ड ऑल्सो, है ना। आई कैन नॉट बी अ मदर टू एवरीवन, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे? इफ आई एम अ मदर, आई एम अ मदर टू माई चाइल्ड, है ना। तो वो क्या होगा? एक रिलेटिव कंसेप्ट है, मैं हूं पर उसके लिए हूं और किसी के लिए नहीं हूं। वैसे ही एक सब्सिडियरी कंपनी है पर किसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। जैसे हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं तो अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो कोई भी इसको प्राइवेट कंपनी ही बोलेगा। पर अगर सब्सिडियरी की बात करें तो सब्सिडियरी ये किसी की होगी, हर किसी की नहीं होगी। ठीक है, सो इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई तुम सब्सिडियरी हो तो कोई ना कोई तो तुम्हारी होल्डिंग होगी। ये दोनों आपस में क्या हो गए? रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गए। अगर एक सब्सिडियरी है तो इसकी कोई ना कोई होल्डिंग होगी। अगर हम उसको होल्डिंग बोल रहे हैं तो बेटा तुम्हारी कोई ना कोई तो सब्सिडियरी होगी ही होगी। तो सब्सिडियरी कौन होती है? जिसमें सब्सिडियरी, सबसे पहली बात ना, एक कंपनी होती है, कोई इंडिविजुअल सब्सिडियरी नहीं हो सकता। और होल्डिंग भी क्या होती है? एक कंपनी होती है, कोई इंडिविजुअल सब्सिडियरी नहीं हो सकता। इनफैक्ट द मोर अप्रोप्रिएट टर्म वुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट अ कंपनी, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स अ कंपनी, विच इंक्लूड्स अदर टाइप ऑफ एंटिटीज ऑल्सो। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट की हम बात करते हैं। आई विल अभी मैं ये भी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है? ईदर दिस और दिस, इसमें से एक भी कंडीशन अगर पूरी होती है तो हम बोलते हैं कि वो सामने वाली कंपनी सब्सिडियरी है और आप उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो। तो मतलब सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी, जिसमें कोई और कंपनी
कंट्रोल एक्वायर कर रही हो, कंट्रोल एक्वायर कर रही हो, वोटिंग पावर होल्ड कर रही हो, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही हो। इतने हेवी टर्म्स पे जाने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स. Example 1, we have a company A Limited. Write these examples, please, everyone, which holds 60% shares in B Limited. We have a company A Limited which holds 60% shares in B Limited. मतलब क्या है मैम? हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हम पढ़ रहे हैं सब्सिडियरी कंपनी. क्यों पढ़ रहे हैं मैम हम पहले ये? बिकॉज पब्लिक कंपनी की पूरी डेफिनेशन पढ़ने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सब्सिडियरी कंपनी इज. ठीक है, तो सब्सिडियरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87 में डिफाइन की जाती है. इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सो इट विल ऑलवेज बी इन रिलेशन टू सम अदर कंपनी. इसका मतलब ये है, मीन्स अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें holding company exercises or controls more than one half of voting power, either at its own or together with one or more subsidiary companies. एक एक करके हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे. फिलहाल हमने सिर्फ एक ही चीज समझी कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी में मोर दैन हाफ का मतलब क्या होता है? इट कुड बी 50.001% ऑल्सो. तो मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन हाफ इट कुड बी एनी परसेंटेज अबव 50, राइट? तो इतना क्या कर रहा है? मे बी, फिलहाल मैं लिखती हूँ शेयर्स होल्ड कर रहा है दूसरी कंपनी में. देन दिस पर्टिकुलर कंपनी विल बी अ सब्सिडियरी कंपनी एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी विल बी अ होल्डिंग कंपनी. ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी वो जिस कंपनी में दूसरी कंपनी मोर देन 60% शेयर्स होल्ड कर रही है, और होल्डिंग कंपनी क्या होगी? वो कंपनी जो मोर देन 50% शेयर्स होल्ड कर रही है. तो इस पर्टिकुलर केस में एग्जाम्पल 1 में ए लिमिटेड होल्ड कर रही है 60% शेयर्स इन बी लिमिटेड. तो आई कैन कंक्लूड दैट ए लिमिटेड इज होल्डिंग of B Limited, correct ma'am? And I can also say that B Limited is subsidiary, correct ma'am, of A Limited. बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि since more than 50% आप शेयर्स होल्ड कर रहे हो. ठीक है मैम, एग्जाम्पल 2 पे आते हैं. एग्जाम्पल 2 पे आते हैं. दूसरी बात हमें क्या लिखी हुई है? In relation to any other company, it means a company in which the holding company controls the composition of board of directors. Controlling the composition of board of directors, इसका मतलब क्या है भाई? ये कंपनी है, वो दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है. मतलब वो डिसाइड कर रही है कि आपकी कंपनी में कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन डायरेक्टर नहीं बनेगा. मैम ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. इट कुड बी मे बी थ्रू एन एग्रीमेंट, मे बी आपके पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, इस वजह से आप कंट्रोल कर पा रहे हो, आप किसी भी रीज़न से कंट्रोल कर पा रहे हो, इट डजेंट मैटर. आप कंट्रोल कर पा रहे हो किसी और कंपनी के डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को, कि इस कंपनी में नहीं नहीं ये दिस पर्टिकुलर पर्सन के नॉट बी प्रपोज एज अ डायरेक्टर, ये पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए, नहीं ये अपॉइंट होगा, ये नहीं होगा. एक दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, कर सकती है. ठीक है मैम, कैसे होता है, कब होता है ना, दिस इज समथिंग विच विल नेवर बी आस्क्ड टू यू इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि एक सब्जेक्टिव मैटर है. ये सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है, और किसी भी सिचुएशन में ये स्टैब्लिश किया जा सकता है कि नहीं ये कंपनी ही कंट्रोल कर रही है दूसरी कंपनी के कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. ठीक है, तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है जो हमें एक्ट में नहीं दिया हुआ है, जो हमें पढ़ना नहीं है, और जो हमसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा. ठीक है, पर अगर मैं एग्जाम्पल में ऐसे लिखूं दैट ए लिमिटेड controls the composition of board of directors of B Limited, then can I conclude that A Limited is holding of B Limited?
undoubtedly, yes ma'am. And B Limited is subsidiary of A Limited, correct ma'am. कोई भी दिक्कत नहीं है. तो ये पहली वाली सिचुएशन का एग्जाम्पल हो गया, ये पहली वाली का एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरी वाली का एग्जाम्पल हो गया. मतलब एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है तो वो सब्सिडियरी, ये होल्डिंग. एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करती है तो ये होल्डिंग, वो सब्सिडियरी. मैम एक्चुअली ना शेयर्स नहीं लिखा हुआ है वहां पे, तो लिखा है वोटिंग पावर. और वोटिंग पावर और शेयर्स क्या सेम चीज होती है, या वोटिंग पावर और शेयर्स कुछ अलग अलग चीज होती है ना? ठीक है मैम, ये भी समझते हैं. बट उसके पहले लेट्स कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. Either at its own or together with one or more subsidiary companies. Write third example with me. Example number 3. A Limited holds 60% shares in B Limited. Fine. And B Limited controls composition of board of directors of D Limited. So we have 3 companies in picture right away with us. Now we're establishing different relationships between holding and subsidiary. Okay, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? A Limited is holding of B. मैम ये तो क्लियर है, मतलब इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है. किसके बीच में? A और B के बीच में, राइट? तो B Limited इज अनडाउटेडली द सब्सिडियरी ऑफ A Limited. इतनी चीज तो हमने कर ली. अब B Limited इज होल्डिंग ऑफ D Limited. ठीक है, B Limited इज होल्डिंग ऑफ D Limited क्योंकि ये क्या कर रहा है? इसके कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है मैम. So I can say D Limited is subsidiary of B Limited. मैम बिल्कुल ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में भी होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप है. A Limited इसके इतने शेयर्स होल्ड करता है, इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप. और B Limited एक कंपनी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया? होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप हो गया. तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब एक और तीसरा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है किसके बीच में? A Limited और D Limited के बीच में. क्यों मैम? क्योंकि A अपनी सब्सिडियरीज के साथ मिलके भी अगर किसी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, ईदर थ्रू मोर देन 0.5% ऑफ वोटिंग पावर और कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो उन दोनों के बीच में भी होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप बन जाएगा. मतलब मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी, और ये इसकी सब्सिडियरी है, तो ये इन दोनों के बीच में भी होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप बन जाता है. ठीक है. नाउ एक और बात, एग्जाम्पल 4. A Limited holds 30% shares in B Limited. ठीक है. A Limited also holds, let's say, 52% shares in C Limited, and C Limited holds 27% shares in B Limited. मतलब A और C के बीच में तो हमें क्लियरली होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप दिख रही है. क्यों? क्योंकि मोर देन 50% आप शेयर्स होल्ड कर रहे हो. A और B के बीच में हमें होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप नहीं दिख रही है. क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि सिर्फ 30% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं. पर हमने ये देखा कि कोई कंपनी टुगेदर विद इट्स सब्सिडियरी, मतलब वो खुद की शेयर होल्डिंग और अपनी सब्सिडियरी की शेयर होल्डिंग, दोनों की शेयर होल्डिंग मिला के भी किसी तीसरी कंपनी को अपनी सब्सिडियरी बना सकता है. उसकी खुद की शेयर होल्डिंग इन बी लिमिटेड इज 30% और सी की शेयर होल्डिंग इन बी लिमिटेड इज 27%. तो ये दोनों अगर मिला देते हैं हम तो 57% हो जाता है. राइट, 57% हो जाता है.
हाँ या ना? तो ऐसी सिचुएशन में ए और बी के बीच में भी होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई। तो ए एंड बी के बीच में भी होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई। वाई? बिकॉज either at your own or together with one or more subsidiary companies you can exercise this control. ठीक है, you can exercise this control. फाइन, ठीक है मैम। अब बात आती है भाई एक एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया वोटिंग पावर का। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम सब्सिडियरी क्यों एक्वायर करते हैं, क्यों हम सब्सिडियरी बनाते हैं। देखो, हर किसी को अच्छा लगता है बड़ा होना, है ना? तो हम मोनोपोली एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। मोनोपोली एक्वायर करने की, नहीं ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तुम चलाओ, तुम जैसे चला रहे हो कंपनी, पर उसमें स्टेक मेरा है, उसके प्रॉफिट्स की हिस्सेदारी मेरी होगी, और ये होगा ना कि ये पूरा का पूरा ग्रुप मेरा है। ठीक है ना? तो इसलिए क्या होता है भाई, एक्वायर किया जाता है। अब आती है बारी वोटिंग पावर की। तो वोटिंग पावर की अगर हम बात करें, इन जनरल व्हाट इज द वोटिंग पावर? वोटिंग पावर होती है इन द हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इन द हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पास वोटिंग पावर होती है, एंड वेयर आई कैन कंक्लूड दैट वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं यही कहती हूँ, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। लेट्स नॉट गेट इनटू द मेथड्स ऑफ वोटिंग। वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, ये हमारी इन जनरल वोटिंग पावर है। इसका मतलब अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो मतलब उसके पास 100 वोट्स हैं। इसका मतलब ये कह सकती हूँ मैं कि अगर कोई कंपनी है जिसने 1000 शेयर्स इशू किए हुए हैं टू डिफरेंट पीपल, देन द कंपनी हैज़ इशूड 1000 वोट्स टू डिफरेंट पीपल, राइट? और इसमें से अगर मिस्टर ए हैं जिनके पास की 100 शेयर्स हैं, मतलब उनके पास आउट ऑफ 1000 100 वोट्स हैं, तो मतलब उनके पास कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं? दैट इज 10% वोट्स वो होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब भी कंपनी में हम वोटिंग पावर चेक करते हैं तो वोटिंग पावर इज एज गुड एज शेयर होल्डिंग। 10% शेयर से आपके पास 10% वोटिंग पावर थी आपके पास, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि अगर 60% शेयर्स है मतलब 60% वोटिंग पावर है। पर कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस कौन से? जब कभी कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर देती है। मतलब वोटिंग राइट सेम नहीं है, डिफरेंट है। कैसे वोटिंग राइट्स डिफरेंट है? ऐसा भी हो सकता है कि बोल दिया जाए एक शेयर पर 100 वोट्स। बहुत सारे मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनके फैसलों में, उतने बड़े बड़े फैसलों में हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, है ना? इतना पढ़ो, इतना समझो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बेहतर जानते हैं, वो कर लें जो करना है। तो हमें इससे मतलब नहीं। हमको किससे मतलब है? पैसा, डिविडेंड कितना मिल रहा है, कैसा रिटर्न मिल रहा है। तो हमने कहा यार ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स को क्या करो, इनको वोटिंग पावर मत दो, इनको डिविडेंड अच्छा दे दो। और जो कंपनी के मेन शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास डीवीआर वाले शेयर्स इशू करके रखते हैं कि हाँ हमारा एक शेयर मतलब 100 वोट होगा। ऐसा ना हो कि ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं आए कुछ भी ABC कुछ भी वोट डाल के चले जाए, कंपनी के अंडबंड फैसले ले। तो इसलिए ऐसा भी होता है, कंपनी के पास पावर होती है कि आप शेयर्स विद डीवीआर भी इशू कर सकते हो। इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग अधिकार ही नहीं होता है। तो इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, ठीक है। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शेयर में ऐसा भी हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अब जब इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर होता है तब क्या होती है, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो वोटिंग पावर अलग आ सकती है और हमारी शेयर होल्डिंग अलग आ सकती है। कैसे मैम? आई विल मेक यू राइट अनदर एग्जाम्पल, ऑल्दो दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी मच नीडेड फॉर यू, बट स्टिल आई मेक यू राइट। तो आप लिख के रखो, आपको समझना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ए लिमिटेड हैज़ शेयर कैपिटल। ए लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है, कितना है मैम? 2000 शेयर्स हैं उनके पास एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है। मिस्टर एक्स होल्ड्स 500 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है ना?
और मिस्टर बी holds 1000 DVR shares of A Limited, which has one share is equal to 2 votes. ठीक है, and other shares are normal shares. बाकी जो जितने भी शेयर्स बचे वो नॉर्मल शेयर्स हैं विद डिफरेंट पीपल और लोगों के पास है. ठीक है, मतलब इस कंपनी में टोटल शेयर्स हैं 2000, पर टोटल वोट्स कितनी है इस कंपनी में? टोटल शेयर्स इज इक्वल टू 2000. लेट मी यूज डिफरेंट पेन. बट टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स 500 शेयर पे एक एक वोट. फिर इन 1000 शेयर पे एक शेयर पे 2 वोट, मतलब 2000 वोट्स है ना. और फिर बाकी अगेन नॉर्मल शेयर्स बचे कितने? 500 शेयर्स 1500. वी आर लेफ्ट विथ 500 शेयर्स, उस पे भी नॉर्मल वोटिंग. तो मतलब टोटल वोट्स कितने हो गए हमारे पास? 3000 वोट्स हो गए. तो टोटल शेयर्स हैं 2000 बट टोटल वोट्स हैं हमारे पास 3000. तो बी के पास कितनी वोटिंग पावर होगी? ये बी लिमिटेड कर लो. इट्स नॉट मिस्टर बी, बी लिमिटेड कर लेते हैं. वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी. कोई एक बंदा होल्डिंग नहीं हो सकता है. ठीक है, कंपनी होती है. अगर मैं किसी कंपनी के 60% शेयर्स होल्ड कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं होल्डिंग हो गई और वो कंपनी सब्सिडियरी हो गई. भाई ऐसे नहीं चलता है. ठीक है, तो बी के पास कितनी वोटिंग पावर है? बी लिमिटेड के पास कितनी वोटिंग पावर है? उसके पास 2000 वोटिंग पावर है आउट ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ 3000 इंटू 100. इसको हम कह सकते हैं कि 66.67 वोटिंग पावर आएगी. ऑल्दो अगर हम शेयर होल्डिंग देखते तो आपके पास 1000 शेयर्स थे आउट ऑफ 2000, मतलब आपके पास 50% ही था, मोर देन 50 नहीं था. पर क्योंकि आपके जो शेयर्स थे वो डीवीआर वाले थे तो आपकी यहाँ पे वोटिंग राइट अलग हो गई. राइट, कमिंग बैक to the definition of subsidiary company in relation to any other company, it means a company जिसमें कि होल्डिंग कंपनी या तो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है या फिर उसमें मोर देन हाफ वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है अकेले या फिर अपनी सब्सिडियरी कंपनी के साथ मिलके. ठीक है, ओके. अब एक और बात, such class or class of holding companies as prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond the prescribed number. मतलब मैम, a company can have, इसको मैं simplified language में लिख रही हूँ, please write with me, okay? Can have any number of subsidiaries. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भाई 150 200 पता नहीं कितनी सब्सिडियरीज हैं उनकी, हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है मैम, एनी नंबर ऑफ सब्सिडियरीज हो सकती है बट लेयरिंग अलाउड नहीं. मतलब सब्सिडियरी सब्सिडियरी की सब्सिडियरी सब्सिडियरी की सब्सिडियरी सब्सिडियरी की सब्सिडियरी, ऐसे जो होता है ना वो लेयरिंग होता है, वो लेयरिंग अलाउड नहीं है. बट इट कांट हैव मोर दैन 2 layers of subsidiaries. 2 लेयर से ज्यादा नहीं हो सकती है. 2 लेयर से ज्यादा मतलब ए लिमिटेड एक कंपनी है, इट होल्ड्स 60% शेयर्स इन एफ लिमिटेड. तो ये एफ लिमिटेड क्या हो गई? ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 1 हो गई. अब ये एफ लिमिटेड होल्ड्स 70% शेयर्स इन जी लिमिटेड. तो ये क्या हो गई? ये लेयर 2 हो गई. बस यहीं तक अलाउड है, यहीं तक अलाउड है, लेयर 2 तक ही अलाउड है. अब ये जो लेयर 3 जाएगी ना, मे बी होल्ड 60% शेयर्स इन अनदर कंपनी से एच लिमिटेड, ये वाली क्या हो जाएगी? ये वाली लेयर 3 हो जाएगी, ये वाली लेयर 3 हो जाएगी विच इज़ नॉट अलाउड. सो नॉट मोर दैन 2 लेयर्स, 2 ही लेयर तक अलाउड है. अब अगर ए लिमिटेड किसी और कंपनी में भी होल्ड कर रही है, मतलब से होल्ड्स 52% शेयर्स इन बी लिमिटेड, तो ये भी लेयर 1 ही हुई. तो ऐसे ही यहाँ पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख दें 1 2 3 4, उनकी बहुत सारी सब्सिडियरीज हैं बट दे आर ऑल लेयर 1 सब्सिडियरीज, अलाउड है.
उस सब्सिडियरी की सब्सिडियरी हो वो लेयर 2 हो गई, उसकी भी सब्सिडियरी हो गई वो लेयर 3 हो गई, वो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट और आपका अल्टीमेट सोर्स बहुत दूर हो जाता है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रैक थिंग्स। ठीक है, सो कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज। ठीक है, नाउ इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये लिमिट नहीं लगती है, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट कंपनी, इनके ऊपर भी ये लिमिट नहीं लगती। मतलब गवर्नमेंट कंपनी आपकी कितनी भी हो सकती हैं लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज, आपकी इंश्योरेंस कंपनी कितनी भी हो सकती है, एनबीएफसी कितनी भी हो सकती है, बैंकिंग कंपनी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, दे हैव देयर रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस, इन पे ये पर्टिकुलर रेगुलेशन नहीं लगता है। ठीक है, ओके फाइन मैम। अब एसोसिएट और होल्डिंग हम बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली होल्डिंग तो हम तुरंत पढ़ लेते हैं, बिकॉज होल्डिंग का मतलब ही कुछ नहीं है। होल्डिंग कंपनी क्या है? इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच कंपनीज एज अ सब्सिडियरी। तो जिसकी सब्सिडियरी है वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगा, जिसकी सब्सिडियरी है वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ठीक है, और सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, coming back to the definition of public company. लॉ क्या है पब्लिक कंपनी के लिए ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। क्यों ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि पब्लिक का पैसा लगे, क्योंकि पब्लिक ऑफर अलाउड होता है। मतलब एक पब्लिक कंपनी, जैसे आपने मूवी देखी होगी, एक गुरु मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, जिसमें वो उठ के बोलता है कि पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम जनता के पास जाएंगे, हम जनता के पास जाएंगे, उनसे पैसे मांगेंगे और उनको बोलेंगे 10 रुपये दो और आप कंपनी के मालिक बन जाओ। मतलब 10 रुपये का आप शेयर लो। और सोचो एक ऐसा देश जहाँ पे अराउंड 140-145 करोड़ जनता है, उनसे अगर 10 रुपये मांगे तो भाई 10 रुपये क्या 1 रुपये भी कोई दे दे तो सब दे दे तो भाई माला माल हो जाएंगे हम, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रेगुलर चेक रखा जाए इन कंपनीज में। मान लो एक पब्लिक कंपनी है, लोगों से पैसा उठाया और उसके बाद वो पैसा आपने शेयर्स एक्वायर कर लिए एक प्राइवेट कंपनी के। मतलब व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सपोज ABC लिमिटेड इज फॉर्म्ड। आपने ABC लिमिटेड एक कंपनी बनाई, फाइन, यू टुक मनी फ्रॉम पब्लिक, टेक्स मनी फ्रॉम पब्लिक, आपने लोगों से पैसे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आपने ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए इन एक्वायरिंग 65% shares in a private company। अब ये प्राइवेट कंपनी भाई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं कंप्लायंस करने पड़ते हैं, बट प्राइवेट कंपनी पे ना इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं होते हैं। तो सोचो अब ये कंपनी कुछ भी करे, है तो जनता का ही पैसा ना, यही पैसा उठा के आपने वो वाले शेयर्स खरीदे तो आपने वो सारा का सारा पैसा तो डाल दिया ना प्राइवेट कंपनी में, वो जनता का पैसा है और जनता को कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि उनका पैसे का क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे प्रोविजन, कंप्लायंसेस, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, ये सब प्राइवेट कंपनी को देना ही नहीं है, वो अपनी स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने तो पैसा पब्लिक कंपनी पे लगाया था और गवर्नमेंट ने भर भर के नियम बनाए थे पब्लिक कंपनी के ऊपर कि पब्लिक कंपनी आपको ये बताना होगा, वो बताना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। तो अब इन प्रोविजंस को मिसयूज किया जा रहा है ना, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में एक जबरदस्त प्रोविजन बना और ये बना कि a company which is a subsidiary of a company not being a private company, ठीक है, a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purposes of this act। मतलब एक पब्लिक कंपनी की प्राइवेट सब्सिडियरी प्राइवेट नहीं रह सकती है, हम उसको भी डीम्ड पब्लिक कंपनी बना देंगे even where such subsidiary continues to be a private company by its articles। ये private company क्या होगा, it is going to be deemed public company। अब बेटा तुम कहाँ जाओगी, सारे डिस्क्लोजर तुम्हारे छत्र छाया है एक पब्लिक कंपनी की, सारे के सारे प्रोविजंस पब्लिक कंपनी के लग जाएंगे।
मतलब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी आपके प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे प्रिविलेजेस और एक्सेम्पशंस होते हैं जो कन्फर किए जाते हैं प्राइवेट कंपनी में, जैसे उनके ऊपर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का प्रोविजन नहीं लगता है, ऑडिटर उनके चलते जाते हैं, एक ही ऑडिटर ऑडिट करेगा चलेगा, पर यहाँ पे अब आपको रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे प्रोविजन है, रिलेटेड पार्टी के नॉट वोट, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस जो प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं अब नहीं मिलेंगे। तो पब्लिक कंपनी की सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी आपको, करनी पड़ेंगी। पर आप चाहो तो अभी भी अपना नाम वही रखो, ABC प्राइवेट लिमिटेड। मैम रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रख सकते हो, सिर्फ कंप्लायंसेस करने हैं, रेगुलेशंस लगे हैं। अभी भी आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो रिस्ट्रिक्शन, वो लिमिटेशन, वो प्रोहिबिशन रह सकता है। मतलब यू कैन स्टिल as a character stay as a private company, but you will not be conferred the privileges and exemptions of being a private company। तो आपसे जो अच्छे पार्ट थे यार वो तो सारा छिन गया। अब मतलब क्या है, आप जैसे प्राइवेट कंपनी हो तो आप 2 ही लोगों के साथ चल सकते हो ना, तो इट्स ओके, आप 2 लोगों के साथ चलो, ठीक है। अगर आपको पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करना है तो फिर आपको 7 लोग चाहिए होंगे, ये सब हटाओगे फिर करोगे नहीं, ये बेसिक चीज आपकी चल सकती है। द ओनली थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू यू विल नॉट गेट द प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है एक्ट में कि आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने होते हैं या नहीं करने होते हैं, बट बिकॉज इन्होंने ये चीज़ ज़रूर बोली है कि वेयर बाय इट्स आर्टिकल्स इट कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी, दैट सेज दैट ओके फाइन, ये बेसिक कैरेक्टर जो है आप मेंटेन कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। ओके सो ये तो क्लियर हो गया। हाँ दैट्स इट, थैंक यू।